नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज कांग्रेस का अब पूरी तरह से 2023 पर फोकस है। यही वजह है कि भूपेश सरकार एक के बाद एक नए दांव चल रही है, जो जनता के बीच असरदार भी है। सूबे में विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल जनता से भेंट मुलाकात तो कर ही रहे हैं, साथ ही विकास की सौगात देकर उन्हें लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 23 के चुनाव के मद्देनजर भूपेश बघेल ने अब एक और दांव भी चला है। इस बार सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को 29वें जिले की सौगात दी है। 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, जबकि 2 जिलों की प्रदेश को और सौगात मिलना बाकी है। सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई शनिवार को जिला बन जाएगा और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़कर 31 हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे इन क्षेत्रों के विकास में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि नक्सलवाद पर भी लगाम लगेगी। मुख्यमंत्री के इस कदम से लोगों में भारी उत्साह है। उधर बीजेपी भूपेश सरकार की इस सौगात को चुनाव से जोड़कर देख रही है। कहा जा रहा है कि चुनाव के नजदीक आते ही सरकार को जनता की याद आने लगी है। सौगातों के साथ विकास के बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, लेकिन जो वादे उसने अपने घोषणा पत्र में किए थे वो सरकार बनने के बाद अब तक नहीं हुए हैं। विपक्ष सरकार पर लगातार वादा खिलाफी और जनता को धोखा देने का आरोप लगा रहा है। बीजेपी का ये भी कहना है कि जिलों की घोषणा करके चुनाव जीता जा सकता है, विकास नहीं हो सकता। बहरहाल विपक्ष के आरोप कितने असरदार हैं और सीएम भूपेश की इस सौगात से प्रदेश के विकास और उन क्षेत्रों की तस्वीर कितनी तेजी से बदलेगी जो अब जिलों की सूची में आ गए हैं। जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे 23 का चुनाव, भूपेश का दांव। तो विकास करने के लिए सरकारों के अपने अपने मत और दावे होते हैं। सबकी परिभाषा यहाँ भिन्न होती है। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ जब अस्तित्व में आया तो सूबे में सिर्फ 16 जिला हुआ करते थे, जिनकी संख्या आज दोगुनी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ ने अपनी 22 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है। मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ में नए नए जिलों का फीता काटा जा रहा है। नए जिलों की घोषणा प्रदेश को विकास की किस दिशा की ओर ले जा रही है और इस पर विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जिलों के निर्माण से विकास को गति मिलती है। आंकड़ों से समझे तो भूपेश सरकार में 5 नए जिलों के बनने के बाद मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ में 32 जिले हो गए हैं। हालांकि अभी इसमें 3 जिलों का लोकार्पण होना शेष है। बता दें कि मध्य प्रदेश से अलग होने के समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ 16 जिले थे। बीजेपी के 15 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में 11 नए जिले बने और कुल जिलों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। वहीं 2021 में कांग्रेस के शासन में गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बना। इसके बाद 15 अगस्त 2021 को 4 और नए जिले मनिंद्रगढ़, मानपुर, मोहला, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई की घोषणा हुई, जिसमें मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को लोकार्पण किया। वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई का लोकार्पण करेंगे। नए जिलों के लोकार्पण पर सरकार के प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रशासनिक इकाइयों को छोटा करने से आम लोगों को लाभ मिलता है। देखिए, प्रशासनिक इकाइयों को छोटा करने से आम लोगों को लाभ होता है। चौकी, मानपुर, मोहला ये एकदम नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। दूरस्थ अंचलों में अगर प्रशासनिक इकाइयां छोटी हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ प्रतिपक्ष को इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। उम्मीद के साथ किए गए प्रयासों पर किसी इलाके के जिला बनने के बाद विकास की उम्मीद बढ़ जाती है। कारण है प्रशासनिक तौर पर कामकाज की मॉनिटरिंग आसान हो जाती है। उस इलाके का अपना कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है। योजना, वित्त, कृषि, राजस्व, विधि व्यवस्था आदि कई सारे विभाग में जिला स्तर के पदाधिकारी नियुक्त हो जाते हैं। विकास कार्यों और योजनाओं का क्रियान्वयन
और कार की देखरेख आसानी से हो जाती है। आपको बता दें कि नए जिले का गठन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार के फैसले की जानकारी सीएस राजस्व विभाग को लिखित में देंगे। राजस्व विभाग इसके लिए वित्त विभाग से आवंटन मांगेगा। नए जिलों के प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार विमर्श और संशोधन होगा। राजपत्र में प्रकाशन होगा। किसी अधिकारी को ओएसडी बनाया जाएगा। जनता से दावे आपत्तियां भी मंगवाई जाएगी। आवंटन जारी होने पर स्थापना व्यय अधिकारियों कर्मचारियों की पदस्थापना होगी। खाली नए पदों पर भर्ती, फर्नीचर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। पहले ओएसडी और फिर नए कलेक्टर की नियुक्ति होगी। नए बने 5 जिलों में राजनीतिक दबदबा कांग्रेस पार्टी का माना जाता है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बिलासपुर जिले से अलग होकर बना है। मरवाही बिलासपुर जिले का विधानसभा क्षेत्र था, जो अब गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में आता है। मोहला, मानपुर जिला राजनांदगांव जिले से अलग होकर बना है। मोहला, मानपुर राजनांदगांव का विधानसभा क्षेत्र था, जो अब जिले के रूप में पहचाना जाएगा। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला राजनांदगांव जिले से अलग होकर बन रहा है। खैरागढ़ राजनांदगांव का विधानसभा क्षेत्र था, अब खैरागढ़ नए जिले के रूप में पहचाना जाएगा। मनेंद्रगढ़ जिला कोरिया जिले से अलग होकर बन रहा है। मनेंद्रगढ़ कोरिया जिले का विधानसभा क्षेत्र था, जो अब खुद एक जिले के रूप में पहचाना जाएगा। सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला रायगढ़ जिले से अलग होकर बन रहा है। सारंगढ़ और बिलाईगढ़ दोनों विधानसभा क्षेत्र थे, जो रायगढ़ जिले में आते थे। नए जिलों के लोकार्पण को लेकर बीजेपी सांसद सुनील सोनी का कहना है कि जिलों की घोषणा करके आप चुनाव जीत सकते हैं, विकास नहीं कर सकते। सुनील सोनी के मुताबिक कर्ज में डूबी सरकार को कर्ज कम करने के बारे में सोचना चाहिए, न कि नए जिलों को बनाकर और आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए। जिले बनाने से छत्तीसगढ़ का विकास कहना, इसको मैं बेईमानी मानता हूँ। आप चुनाव जीत सकते हैं और जीते हैं आपने जिले की घोषणा करके, लेकिन विकास कहाँ है? प्रश्न ये है। 1 लाख से अधिक करोड़ रुपए का ऋण लिया। ये पहली सरकार है जो ऋण का कर्ज चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए ऋण ले रही है। तो आप कहाँ पे खड़े हो आर्थिक रूप से? नए जिले जनभावनाओं से जन्म लेते हैं। इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी देखा जाता है। इसके पीछे बेहतर प्रशासन देना सरकार का मकसद होता है। शुरू में नए जिलों पर सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पर जब नया जिला प्रशासन पटरी पर आ जाता है तो करो व राजस्व कलेक्शन से सब ठीक हो जाता है। प्रशासनिक कामों के लिए जनता को ज्यादा दूर नहीं जाना होता है। समय, पैसे और श्रम की बचत। इसके तर कुछ जिले राजनीति से प्रेरित होकर भी बनते हैं, जैसे गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, खैरागढ़, गंडई। बहरहाल अब देखना सरकार को है कि वो किस मकसद से काम कर रही है और चुनाव तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या और कितनी बढ़ती है। स्वदेश न्यूज से राहुल मंडरे की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में नए जिलों की संख्या जल्द ही 32 से बढ़कर 33 हो जाएगी। दरअसल अभी जांजगीर चांपा में आने वाला सक्ती भी जिला बनने वाला है। खैर 23 के चुनाव को लेकर भूपेश सरकार जो नए जिलों की सौगात देने का दांव चल रही है, वो कितनी दमदार है और विपक्ष जो बात कर रहा है उसमें कितना वजन है। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह ठाकुर हैं। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता विमल चोपड़ा जी हैं। चोपड़ा जी, आपका भी स्वागत है। जेसीसी प्रवक्ता भगवानू नायक जी हैं। नायक साहब, हमारे प्रोग्राम में आप आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व IAS अधिकारी, पूर्व मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ BKS रे जी हमारे साथ हैं। रे साहब, आपका स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद है हमारे स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रे साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रे साहब, जैसा कि कहा जाता है कि अभी कहा जा रहा है कि छोटा जिला होगा तो विकास ज्यादा होगा, काम ज्यादा होंगे, तो शुरू में क्यों छोटे जिले नहीं बनाए गए? पहले दूसरा, जब कोई नया जिला बनता है तो किस तरह की उसमें दिक्कतें आती है, परेशानी आती है और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? देखिए, जो छोटे जिला बनाए जाते हैं जी, उसके पीछे जो भावनाएं होती है कि लोगों को सुविधाएं मिलेगी, वही जो कोई काम होगा दूर दूर जगह जाना नहीं पड़ेगा जी, डिस्टेंस कम हो जाएंगे, लोगों के सुविधा प्राप्त होगा जी। इस दृष्टि से छोटे जिले बनाए जाते हैं ताकि सारे सुविधाएं लोगों को
मिल सके। जी और जहाँ तक जो पहले नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये बड़ा इसमें शासकीय दृष्टिकोण भी है, राजनीतिक दृष्टिकोण भी है, जी और दोनों में समन्वय होने की जरूरत है। जी और अभी आप जो कह रहे हैं कि जिले नए जिले बनाने में क्या प्रॉब्लम होगा, उसमें प्रारंभिक स्तर पर काफी समस्या आ सकती है। एक तो भवन नहीं है, जी रहने के लिए जगह नहीं है, सारे जिले के अधिकारी उनको भी वहीं रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राजनांदगांव से चौकी को आना जाना करेंगे, वो बहुत गलत चीज है, ये भी होने की संभावना है। जी तो जो लोग इतने दिन से राजनांदगांव में जुड़े हैं, मैं राजनांदगांव कलेक्टर रहा हूँ, 3 साल रहा हूँ, जी मैं खुद रहा हूँ, तो मेरे टाइम में कवर्धा भी राजनांदगांव का गांव था, खैरागढ़ भी था, चौकी मानपुर महिला भी था, सब मेरे जिले में थे। जी लेकिन नए जिले बने से ही असुविधा हुई थी कि उनको मूलभूत सुविधाएं शायद प्रारंभिक स्तर पर न मिले, काफी टाइम लग सकता है। भवन नहीं है, स्कूल नहीं है, तो ये सारे चीजों, सारे कर्मचारी जो आएंगे वो कब आएंगे, उनको कहाँ रखा जाएगा, वो कोई, इसके लिए बहुत प्रारंभिक स्तर पर काफी कठिनाई होगी। परंतु जिस भावना से माननीय भूपेश बघेल जी कहते हैं कि इससे करने से लोगों को सुविधा मिलेगा, लोगों को तकलीफ दूर होगी, उस भावना को मैं भरपूर स्वागत करता हूँ। निश्चित तौर पे, लेकिन इसमें बहुत सारी जो परेशानी दिक्कतों की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ये है कि जो दस्तावेज हैं उनमें अब जैसे राजनांद गांव में जो था उसको हटा के खैरागढ़ करेंगे, वो सारे दस्तावेज उस तहसील के सारे भेजे जाएंगे, सब में जिला खैरागढ़ लिखा जाएगा। बहुत सारी इस तरह की भी दिक्कतें होती हैं, और इस दिक्कतों में जब सरकारी कामकाज होता है तो बहुत सारे लोगों के जो खसरा खतौनी इस तरह की किसानों के, आदमियों के, उसके खो जाने का भी भय रहता होगा। नहीं, आपकी जो आशंकाएं हैं वो बिल्कुल यथार्थ है जी, क्योंकि खैरागढ़ लिखा जाएगा, मानपुर मोहल्ला लिखा जाएगा, इत्यादि इत्यादि, तो उसमें काफी प्रॉब्लम होते हैं। इनिशियल स्तर पर, जो प्रारंभिक स्तर पर तो काफी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसका भी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, समीक्षा करना पड़ेगा कि गलत से इधर का दस्तावेज उधर तो नहीं चला गया। एक त्रुटि के कारण बहुत नुकसान होगा, परंतु शुरुआत स्तर पर प्रशासनिक जागरूकता होना चाहिए। और मैं एक सीनियर IAS अफसर जो पहले था, भूतपूर्व IAS अफसर के रूप में कहना चाहूंगा, इसमें ज्यादा रोल रहेगा कलेक्टर को। जी कलेक्टर वहीं रहे, डट के रहे। मैं ये देखा हूँ जब कई जगह नए नए जिले बने तो कलेक्टर लोग वहीं वो मुख्यालय में न रह करके दूर कई बड़े शहर में रहने लगे। तो कलेक्टर ही नहीं रहेगा तो प्रशासनिक शिथिलता आना स्वाभाविक है। अगर प्रशासनिक शिथिलता रहेगी तो समीक्षा कार्य में प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज सही है कि अलग अलग बस्ता अलग अलग रहेगा, तो उसके लिए कलेक्टर को एक रणनीति बनाना चाहिए, कुछ टीम को लेकर के, और एक समय सीमा के अंतर्गत इसको समाप्त करना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये जो काम हुआ है जनता के हित के लिए हुआ है। जब इसमें कोई डिले होगा, जिसमें कोई गड़बड़ी होगा, उसमें कोई बहुत सारे विलम्ब होगा, तो जनता को ही उसका दुख का सफरिंग का सामना कर, जनता को ही कष्ट होगा। क्योंकि वो यदि कहेगा वो बस्ता कहाँ है, मेरे रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो कहेंगे वो खैरागढ़ में है, वो कहाँ है ना, ये उधर है। तो कलेक्टर को जहाँ जहाँ जिले नए जिले बने हैं, मेरा भूपेश बघेल गवर्नमेंट से बहुत विनम्र अनुरोध है, कलेक्टर वहाँ रहे, SP वहाँ रहे, उसका सुनिश्चित करे। वो दोनों यदि डट के रहेंगे तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। अनुमानतः एक जिला बनाने में खर्च एक्स्ट्रा कितना लग जाता होगा, थोड़ा अनुमानतः? वो ये डिपेंड करता है जिले, जो नए जिले बना उसका साइज क्या है जी। यदि छोटा जिला होगा, छोटा हो तो कम खर्चा होगा, जब बड़ा होगा तो बड़ा ज्यादा खर्चा होगा। फिर भी काफी पैसा लग जाता है। मैं तो अभी कह नहीं सकता अंकल करता, लेकिन ये करोड़ों से भी ज्यादा जा सकता है, क्योंकि भवन भी बनेंगे जी, भवन भी बनेंगे और रहने के लिए क्वार्टर भी बनेंगे, बाकी सुविधाएं देना पड़ेगा, तो बहुत खर्चा तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जनता को हित को देखते हुए इस खर्चे को हम स्वीकार कर सकते हैं, परंतु एक समय सीमा के अंतर्गत एक कार्य 100-200 करोड़ तो एक जिले में लग ही जाएगा। नहीं, 200 करोड़ तो नहीं लगेगा, ज्यादा आपने बता दिया, लेकिन कई करोड़ होगा, ये मैं एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगा, कई करोड़ हो जाएगा। काफी
क्योंकि सारे देखिए, रहने का बिल्डिंग आज का खर्चा बढ़ गया है, भवन का खर्चा बढ़ गया है, नए स्कूल का भी खर्चा बढ़ जाएगा, एक अच्छा हॉस्पिटल भी लाना पड़ेगा। तो मानपुर मोहल्ला चौक में कौन सा हॉस्पिटल बड़ा है जी तो लोगों को सुविधा भी तो देना पड़ेगा ना। केवल जिला बना दे करके बाई इतना पर्याप्त नहीं होगा, लोगों को दिखना चाहिए जी जिला बनने के बाद उनको क्या क्या फायदा मिला है, ये लोगों को दिखना चाहिए। परंतु ये जिला बनाने के पीछे मैंने स्पष्ट किया कि जो माननीय मुख्यमंत्री का जो भावना है, उस भावना को मैं स्वागत करना चाहूंगा। चलिए भगवानू जी और चोपड़ा साहब आपके पास आते, एक बार हम ठाकुर साहब के पास चलते हैं, फिर आप लोगों के आरोप जो आएंगे उसका उत्तर ठाकुर साहब देंगे ही। ठाकुर साहब, निश्चित तौर पे जब जिला बनता है तो उस जिले में प्रभावित होने वाली जो विधानसभा क्षेत्र है वो सरकार के लगभग कहते हैं कि पक्ष में जाता है राजनीतिक हलकों में। और जो कुछ आंकड़े मैंने निकाले हैं, जब नया जिला बनाया गया है तत्कालीन सरकार को, उसमें फायदा हुआ है। रमन सरकार ने 15 साल में 11 जिले बनाए और आपने 4 साल में 6 बना दिए। ये आंकड़ा जो मेरे सामने, मैंने थोड़ा सर्वे किया, उसमें देख रहा लगभग 1 दर्जन सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में। एक दूसरा, जैसा कि मैंने खर्चे की बात की है, पहले से कर्ज में डूबी हुई है सरकार, पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था को लेकर के काफी चिंतित है। इन स्थितियों में नए नए जिले बनाकर विपक्ष ने आरोप भी लगाया है, सोनी जी ने कहा है, सांसद जी ने, कि नए जिले बनाने से चुनाव जीते जा सकते हैं लेकिन विकास नहीं। तो ये पैसा कहां से लाएंगे? और पैसा के अलावा ये जो सारे दस्तावेज अभी बहुत सारे बदले जाएंगे, खसरा खतौनी जैसे मैंने कहा है कि उसमें नए जिला का नाम अंकित होगा, आएंगे। इस दौरान जो पब्लिक प्रभावित होगी वो चुनाव तक असर डाल सकती है। ठाकुर साहब, मेरी आवाज आ रही ठाकुर साहब आपको? ठाकुर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी ठाकुर साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही। भाई आवाज, हाँ भाई, हेडफोन खराब है लगता है ठाकुर साहब, सरकार का हेडफोन खराब है। पता नहीं वहां से कनेक्ट कैसे हो पा रहे हैं जी जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने जन भावनाओं का और जनता की जो मांग थी जी उस आधार पर 6 जिलों का निर्माण किया है। उसमें खैरागढ़ के जिला की अगर हम बात कर लें तो निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय से वहां की जनता उस मांग को कर रही थी कि खैरागढ़ को जिला बनाया जाए, क्योंकि राजनांदगांव जिला होने के चलते खैरागढ़ की जो जनता है उसको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई चीज आप नया करेंगे तो डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, वो विकास बढ़ेंगे। इस प्रकार से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, राय साहब ने बस जानकारी दी है तो वहाँ हॉस्पिटल डेवलप होगा, वहाँ और भी जो कार्यालय बिल्डिंग बनेंगे, उसके साथ साथ जनता को सुविधाएं मिलेगी। तो सरकार का दायित्व है और सरकार चाहती है कि जनता जो चीज मांगे वो सरकार उसको पूरा करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कारण और भी है, जैसे जो जिला बनाया जाता है उस जिले का जो जनसंख्या है, उस जिले का जो काम का क्षेत्र है, वहाँ पे जनता को कितना बेहतर तरीके से हम सुविधा दे सकते हैं। छोटे जिलों का निर्माण भी किया जा रहा है और खर्चे में कहीं कोई दिक्कतों की बात नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को आके जिला बनने से क्यों तकलीफ हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी जनता की सुविधाओं का विरोध कर रही है तो मैं चाहूंगा कि साफ का विरोध कर दे वो, कि हम 5 जिला जो बनाया गया है उसको भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और जिले के खिलाफ आंदोलन करे वो, तो जनता उसका जवाब उनको दे देगी। क्योंकि खैरागढ़ जिला उसके बाद आपका काम ही बन जाएगा 12 सीटों में पूरी तरह से। एक कहना चाहता हूँ ना कि 1 दर्जन सीटों में आपका काम बन जाएगा। वही मैं कहना चाहता हूँ ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ना भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दाविहीन हो चुकी है, इसलिए सरकार के जो जन कल्याणकारी कार्य हैं उसका विरोध कर रहे हैं। सुन रहा था मैं सांसद सुनील सोनी जी को कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। भाई आंकड़ा कहाँ से लेकर आते हैं आप? तो सवाल ये उठता है कि 41,000 करोड़ का कर्जा तो पूर्व के रमन सरकार ने छोड़ के गए हैं, जिसके हमारी सरकार 10,000 करोड़ का ब्याज भर चुकी हुई है। 46,000 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार से राज्य को लेना है। तो सुनील सोनी जी को थोड़ी सी अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लेना चाहिए, ऐसे कोई वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए कि वक्तव्य उनको ही भारी पड़ जाए। दूसरी बात, जनता की सुविधा के लिए सरकार सारे काम करती है। अगर 5-6 जिला का नया निर्माण हुआ है तो वहां पे हॉस्पिटल्स बनेंगे, जनता को लाभ होगा।
छोटे क्षेत्रों में काम अगर सुविधाजनक जनता की होगी तो जनता को लाभ मिलेगा। छोटे छोटे चीजों के लिए जनता को 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की सफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें से समय भी बचत होगी, उनके कार्य भी सुविधाजनक होंगे और सुविधाओं का भी डेवलप होगा। इसमें विरोध किस बात की? भारतीय जनता पार्टी का विरोध है तो खुल के विरोध करें। हम 5 जिला बनाने का विरोध करते हैं, खुल के विरोध करें वो। जी, बिल्कुल सही कहा ठाकुर साहब। लेकिन अगर 77 का 2.5 साल छोड़ दें, 90 का 2.5 साल छोड़ दें, तो 2003 के पहले आप ही का पूरा लगभग शासन रहा है, तो छोटे छोटे जिले क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि जिला जब छोटा जिला बनाया जाता है, जब देश का आजादी के बाद देखते हैं कि देश की कुल जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी, ऐसा बताते हैं। और उस समय आप देखेंगे कि सीपी बरार एक राज्य होता था जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था और भी उसमें राज्य शामिल हुआ करते थे। उसके बाद सीपी बरार से महाराष्ट्र अलग हुआ, मध्य प्रदेश अलग हुआ। तो समय अनुसार चीजें बदलती है ना, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगा लोगों की मांग। ठाकुर साहब ये उल्टा बोल रहे हैं आप, उल्टा हो रहा है। ये सब मिला के, विंध्य प्रदेश मिला के, मध्य क्षेत्र मिला के, भोपाल रियासत मिला के, सीपी बरार मिला करके ये सब एक राज्य कर दिया गया। छोटे राज्यों का विलीनीकरण करके एक बड़ा राज्य बनाया गया। आपका नेटवर्क कमजोर आ रहा है ठाकुर साहब, थोड़ा सा मैं आपके पास आता हूं फिर से। हमारे पास चोपड़ा साहब हैं। चोपड़ा साहब, ये जो 6 राज्य भूपेश सरकार बनाने जा रही है, बना दी है लगभग, इसको लेकर के बीजेपी का कहना है कि जैसा सुनील सोनी जी ने कहा है कि कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिले बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये अलग मुद्दा है। आप इसका स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, ऐसा प्रशासनिक रूप से यदि ये जिले बनाएंगे तो हम स्वागत करते हैं। छोटी प्रशासनिक इकाइयां होनी चाहिए, इसका हर व्यक्ति स्वागत करता है। भारतीय जनता पार्टी के ये मूल में है। लेकिन अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जिले बनाएंगे और प्रदेश को कर्ज में डुबो देंगे तो इसका स्वागत नहीं किया जा सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, अटल जी बने, उन्होंने 3 राज्य बनाए। पहली बार हिंदुस्तान में इतने बड़े राज्य, चाहे छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, ये अटल जी की देन थी, भारतीय जनता पार्टी की देन थी कि हमारी छोटी प्रशासनिक इकाइयां होनी चाहिए। इसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं था। जब छत्तीसगढ़ बना तो अटल जी जानते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते थे कि यहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी विभाजन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमको प्रशासन मजबूत करना है, लोगों को सुविधा देना, इसलिए छत्तीसगढ़ बनाया उन्होंने। आप देखिए, खैरागढ़ और छुईखदान क्यों बना, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि चुनाव में अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस ने ब्रह्मास्त्र फेंका कि आप यदि हमको चुनाव जिताएंगे तो हम खैरागढ़ और छुईखदान जिला बनाएंगे, नहीं जिताएंगे तो नहीं बनाएंगे। उसका आशय यही था और लोगों को मजबूर किया गया कि यदि आपको जिला बनाना है तो हमको वोट दीजिए। ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो है वो जिले बनाए गए। आपको तीसरी बात मैं बोल रहा हूं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, कर्जे में है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 40,000 करोड़ रुपए हमको केंद्र सरकार से लेना है। कल परसों टीएस सिंहदेव जी का वक्तव्य था कि 20,000 करोड़ हमको लेना है। मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य था कि 35,000 करोड़ लेना है। ये कहां से लाते हैं? और प्रवक्ता बोले 40,000 करोड़ कर्जा छोड़ के गए। अरे आपके पास आज 65,000 करोड़ का कर्जा जो है आपके ऊपर है, आप उसको देखिए। आपको लेना है 20,000 करोड़, जितना भी केंद्र से लेना है उसके विरुद्ध तो आप लोन उठा चुके हैं, वो केंद्र सरकार की गारंटी में आप लोन ले चुके हैं। वो पैसा आएगा तो भी बैंक में जाएगा। आप क्यों इस प्रकार की बात कर रहे हैं? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास का पैसा तो आप दे नहीं पा रहे हैं, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता आप दे नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा खजाना भरा हुआ है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है। इस प्रकार जनता को भ्रमित करने वाले कार्य जो है आपको नहीं करना चाहिए। छोटी प्रशासनिक इकाइयां हो, लेकिन आपको बता दे रहा हूं, गौरेला पेंड्रा मरवाही बने आज मेरे ख्याल से 1.5 साल से ऊपर हो गया। जाके देख लीजिए आप वहां क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या वहां कलेक्टर का कार्यालय है, क्या वहां एसपी का कार्यालय है, क्या वहां कर्मचारियों की भर्ती है। आप नाम के लिए और राजनीतिक उद्देश्य के लिए कि वहां जोगी परिवार को आपको नीचे करना है, उनको जो है राजनीतिक रूप से पीछे करना है, इसलिए आप वहां जिला बना रहे हैं। ये इस प्रकार से आप यदि छत्तीसगढ़ में जिले बनाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और आप ये सोच रहे हैं ना ये 12 सीटों पे जीत जाएंगे, मैं बता रहा हूँ ये सपना है इनका।
ये जनता भुगत रही है कि इस प्रकार से आप आधे अधूरे जो जिले बनाएंगे जिसमें ना आप आर्थिक व्यवस्था दे पाएंगे न प्रशासनिक आ रहा हूं व्यवस्था ठाकुर दे साहब, पाएंगे। आऊंगा आपके पास, इसका उनकी बात आ रही है। भुगतान आपको जी जी बोलिए जी। बोलिए चोपड़ा साहब। नहीं, इसका भुगतान जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आप देखिए आज जो है सरकार की हालत क्या, ये मेरे को बताने की जरूरत आप नहीं है कि रमन सरकार कांग्रेस कितना कर्जा छोड़ के गई थी? नहीं, रमन सरकार के समय 20,000 करोड़ था, वो 15 साल का कर्जा था, जी। है ना। और ये तो इन्होंने 3.5 साल में जो है आज 40,000 करोड़ का कर्जा पार कर दिया है। और ये कहते हैं केंद्र से, अरे केंद्र से जितना लेना है उसकी गारंटी में तो आप बैंक से लोन उठा चुके हैं उसके विरुद्ध में। आपके पास आपको बैंक लोन नहीं दे रहा है कि आपने 800 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन लगाया था जी। कि 800 करोड़ रुपए का कर्जा चाहिए, बैंक ने मना कर दिया कि हम आपको कर्जा नहीं देंगे, आपकी स्थिति नहीं है कर्जा पटाने की। ये स्थिति में जब सरकार है तब ये सरकार जो है किस प्रकार से अपने सारे विधायकों का वेतन तनख्वाह भत्ता तो बढ़ा दे रही है, अपने सारे विधायकों को जो है लाल बत्ती की गाड़ी दे रही है, उनको एक एक जो है चाहे संसदीय सचिव हो चाहे आयोग के अध्यक्ष के रूप उसमें में आपके भी 14 विधायक हैं, हैं आपके भी 14 विधायक हैं, उनको भी तो बढ़ रहा है। नहीं, संसदीय सचिव जो बढ़ा है वो अलग चीज है। नहीं लेकिन आपने आज- विधायकों को कहा कि विधायकों का महंगाई भत्ता तनख्वाह बढ़ा दे रही है, तो क्या आपके 14 विधायकों ने इसका विरोध किया कि नहीं बढ़ाया नहीं, जाए? कांग्रेस प्रस्ताव लाती है, कांग्रेस को प्रस्ताव लाया, कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा, वो जो चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। नहीं वो तो उस करने प्रस्ताव में का भी क्या विरोध वो कर बंद हो देते ना जाएगा? 14 विधायक, उस प्रस्ताव का विरोध नहीं, कर देते 14 विधायक। नहीं देखिए, जो स्थिति है आप प्रस्ताव ला रहे हैं, प्रस्ताव मुख्यमंत्री रख रहे हैं, उनको बोलना चाहिए, उनकी बात जो है कि आप क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके। लेकिन मेरा कहना यही है, आज आप अपनी आर्थिक स्थिति स्वयं देखिए, आप अपनी आर्थिक स्थिति चोपड़ा देख साहब, करके सदन के अंदर मुख्यमंत्री के बाद जो अधिकार होता है नेता प्रतिपक्ष का होता है, मंत्री से ज्यादा अधिकार होता है सदन के अंदर, तो नेता प्रतिपक्ष ने कौशिक जी ने क्यों विरोध नहीं किया? नहीं, मेरा कहना यही है साहब, प्रस्ताव लाते समय जो है सरकार को अपनी स्थिति देखना चाहिए। विपक्ष जो है सरकार की आर्थिक स्थिति नहीं देखेगा, विपक्ष को पता नहीं है कि सरकार, आप जो है अपनी आर्थिक स्थिति देखिए, आर्थिक स्थिति के अनुसार आप जिले बनाइए, हम जिले बनाने का समर्थन करते हैं, कोई हमारा विरोध नहीं है। छोटी इकाइयों का समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार करते आ रही। 3 राज्य इतिहास में आज तक एक साथ नहीं बनाए गए। जी, जो आ रहा हूं ठाकुर साहब, बहुत बनाया समय गया, अभी। वो एक बनाया, लेकिन हम हर प्रकार से छोटी इकाई का समर्थन, लेकिन उसमें बुनियादी सुविधाएं जो है वो सरकार को देना चाहिए। एक कलेक्टर यदि काम करना चाहता है तो उसके लिए जो सुविधाएं चाहिए वो दीजिए। आप एक एसपी के लिए प्रशासन की व्यवस्था जो है आप वो ऐसी कीजिए, तब जो है आप राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस प्रकार से जिलों की घोषणा कर रहे हैं, इससे आपको कहीं सफलता मिलने वाली नहीं है। चाहे डोरेला पेंड्रा मरवाही हो, चाहे मनेन्द्रगढ़ हो, चाहे सारणगढ़ हो, चाहे सुई खदान हो, ये सब जो है आप राजनीतिक उद्देश्य को समाप्त करके, अटल जी ने जिस प्रकार प्रशासनिक उद्देश्य के लिए जो है राज्यों का निर्माण किया, वैसी दृष्टि रखिए, आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि रखिए। तेलंगाना भी बन गया चोपड़ा साहब, तेलंगाना भी बना। जी हाँ, तेलंगाना भी बना। जी जी, नायक साहब हमारे साथ हैं, देखते हैं जेसीसी जे समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं। लेकिन भगवानू जी, जब मरवाही को जिला बनाने की घोषणा की गई थी और आपकी मरवाही जो जेसीसी जे का गढ़ माना जाता था वो हार गया, इन स्थितियों में आप ये नए जिले का, मरवाही को नया जिला बनाने का समर्थन करते हैं, 6 जिलों का समर्थन करते हैं, या आपका भी वही है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही अपना काम करना चाहिए? देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, अगर हम सकारात्मक दृष्टि की बात करें तो मैं दलगत राजनीति से ऊपर एक उठ करके बात कहूंगा। अगर छोटे जिले बनते हैं, छोटी प्रशासनिक इकाई बनती है तो निश्चित रूप से जनता को उसका फायदा होना चाहिए और होता भी है। लेकिन यहाँ पर सरकार की नीयत पर सवाल उठता है कि ये जो सरकार, ये जितनी जो घोषणाएं कर रही है नए जिलों का, ये क्या राजनीतिक उद्देश्य से वोट पाने के लिए कर रही है, या ये वास्तव में ये जनता का जो है जनता का विकास करने के लिए कर रही है? तो पिछला, जैसे कि हम जो चुनाव हम देखेंगे, जो खैरागढ़ का जो चुनाव था, इन्होंने तो एक प्रकार से जनता के सामने एक सौदा जैसे किया कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम इतने दिन के अंदर एक जिला को बनाएंगे। इसके पूर्व जो जिले बने, चाहे वो शक्ति की बात हो या मरवाही जिले की जो बात करें, गोरला पेंड्रा मरवाही की बात करें, तो आप वहां पर डेवलपमेंट क्या किया? अभी रहे साहब को हमने सुना, बहुत वरिष्ठ अधिकारी और उनका अनुभव है कि सिर्फ जिले बना देने से
वहाँ की जो जनता है उनकी समस्याएं खत्म नहीं होगी। आप वहाँ का स्टेब्लिश कैसे करेंगे, वहाँ जो पदस्थापना है वो कैसे आप कर पाएंगे। आज सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आर्थिक स्थिति जो देख सकते हैं कि पूरी तरीके से चरमराई हुई है। आज छत्तीसगढ़ के लगभग 4 लाख ये कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर के कई दिनों से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने एचआरए की मांग कर रहे हैं, डीए की मांग कर रहे हैं। आपने युवाओं को भत्ता नहीं दिया, आपने उनको लगभग 10 लाख पंजीकृत जो युवा है उनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। आप जो वादे किए तो वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके जो नई राजधानी बनी थी उसकी आप जो है ना रख रखाव नहीं कर पा रहे, सड़कें धूल खा रही है। जो पुराने रायपुर है उस पुराने रायपुर की जो सड़कें हैं वो उधड़ रही है, फिर आप नए जिले बना रहे हैं। तो इस सरकार की जो नीयत है इस पर छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो सवाल खड़ा करती है। इनकी जो नीयत है वो कहीं ना कहीं उन पर खोट है। ये वोट के लिए ये आने वाले जब चुनाव जब 1 साल बचा है तो ये आनंद फानंद में इस प्रकार के जिलों का जो है ये घोषणाएं कर रही है। और देखना अब यहाँ पर ये कि ये कितना वहां पर, जैसे कि आदरणीय रे साहब ने कहा कि वहां पर कम से कम कलेक्टर की स्थापना हो, कम से कम ये वहां पर एसपी की जो है स्थापना हो, तो ये तंत्र को कैसे कलेक्टर एसपी की स्थापना तो होगी ही नायक साहब। रे साहब का ये कहना है कि कलेक्टर एसपी उस जगह पे रहे, निवास उनका वहीं रहे। निश्चित रूप से बिल्डिंग ही कैसे बनेगी, कलेक्टर बिल्डिंग कैसे बनेगा, वहां का न्यायालय परिसर कैसे बनेगा, वहां पर नगर निगम बनाना है, तमाम जो अस्पताल बनाने हैं, तो ये सुविधाएं जो है ये सरकार कैसे दे पाएगी। क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपया ये ऋण में आज डूबी हुई सरकार है और जो उसके ब्याज है उसके लिए भी ऋण ले रही है। तो सरकार की नीयत पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। इन्होंने बेरोजगार को भत्ता देने की बात की थी, अपने जन घोषणा पत्र में दिया था, 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। ये बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, सड़क पर आज पूरे कर्मचारी आज मौजूद है। साहब आज मुद्दा राज्य का है, आज मुद्दा उनके घोषणा पत्र का नहीं है, राज्य का है मुद्दा आज। ये सब कहीं ना कहीं देखिए आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो जनता है परेशानी, जो वादे हैं इन्होंने वो पूरा किया नहीं। कोई डेवलपमेंट इन्होंने नया कोई डेवलपमेंट, कोई सड़क नहीं बनाए, कोई पुल पुलिया नहीं बनाया, इन्होंने नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्होंने खड़ा नहीं किया। तो ये नए जिले बना करके मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये आगामी चुनाव को देख करके ये वोट की राजनीति है। मतलब इनको नए जिले अभी नहीं बनाने थे नायक साहब, आने वाले समय में इनको नए जिले अभी नहीं बनाने थे। नए जिलों का स्वागत है, लेकिन इनकी नियत पर हमें कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा होता है ये कितना उसको स्टेब्लिश कर पाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। जी 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 श्रीवास्तव जी, आप इसके बाद हम एक बार फिर ठाकुर साहब के पास चलेंगे। नए जिले, क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें सीधे सीधे राजनीतिक फायदा मिलेगा और प्रगति भी होती है, विकास भी होता है? रे साहब ने भी कहा, मुख्य सचिव रहे रे साहब वहाँ के। जी देखिए त्रिपाठी जी, दोनों दलों के विपक्ष के नेताओं ने एक बात तो स्वीकार किया कि नए जिले बनने चाहिए जी, तो इसको किसी ने नकारा नहीं। अब रही बात है कि नए जिले बनने से नकार के उस जिले का बोर्ड क्या आपने खोलेंगे क्या? तो अब इनको लगता है कि इससे जो है भूपेश सरकार को फ़ायदा मिलेगा या चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। तो अक्सर ये होता है कि फ़ायदा मिलता भी है। जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रे साहब ने कहा कि छोटे ज़िले बनाने से क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तमाम खर्चे तो बढ़ेंगे, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन जो जवाबदेही की बात आपने कहा कि वहाँ पर जो है कलेक्टर और एसपी को रहना चाहिए। एक्चुअली ज़िले को लीड कौन करता है, मेन लीडर कौन होता है? ज़िले का कलेक्टर और एसपी। अगर वो वहाँ पर रह करके इन सारी समस्याओं का निदान करेंगे तो जो समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद राजनांदगांव कई बार गया, देखा इतना बड़ा ज़िला था कि वाकई वहाँ के लोगों से को जो है जिला मुख्यालय पर जाने में परेशानी होती थी। तो आम जनता को एक तरह से बहुत सारी परेशानियों को, खास करके बरसात वगैरह के टाइम में, तो पहले तो सड़कें नहीं होती थी, रपटे पर पानी आ जाता, लोग नहीं पहुँच पाते थे। एक ज़िले को, इतने बड़े ज़िले को अगर दो ज़िले और बना दिए तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा, वहाँ की प्रशासनिक कसावट भी होगी और ज़िले में लोगों का जो है उनकी मॉनिटरिंग भी आसानी से हो सकती है। जहाँ तक फ़ायदे की बात है, राजनीतिक फ़ायदे की बात है, तो हमें लगता है कि वर्तमान समय में जो इसके पहले भी 15-16 ज़िले थे, उसको 27 ज़िला रमन सरकार ने किया, तो उनको फ़ायदा मिला ही होगा। 15 साल सरकार रही। अब भूपेश बघेल ने अगर अपने 4 साल के कार्यकाल में 6 जिलों की घोषणा करते हैं और बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो इनको, आपने बताया ना कि 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां पर उनको फ़ायदा हो सकता है। ये तो राजनीतिक फ़ायदे की बात है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि छोटे ज़िले बनाने से निश्चित रूप से लोगों का फ़ायदा होगा। खर्चे ज़रूर आएंगे प्रारंभ में, लेकिन अगर ये पूरी व्यवस्थित ढंग से करती है सरकार तो वहाँ के लोगों को विशेष रूप से फ़ायदा मिलना है। जी निश्चित। ठाकुर साहब, काफ़ी देर से आप, चोपड़ा साहब जब बोल रहे थे, बार बार आप सोच रहे थे कि कुछ कहना है,
बार बार इशारा भी कर रहे थे, क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ना मेमोरी लॉस हो गई है। चोपड़ा जी कह रहे थे कि रमन सरकार ने 15 साल में 20,000 करोड़ का कर्जा लिया। थोड़ा सा चोपड़ा जी याददाश्त दुरुस्त कर लीजिए। एक 40,000 करोड़ का कर्जा रमन सरकार के द्वारा छोड़ा गया था और 40,000 करोड़ पे भी नरेंद्र मोदी की सरकार से राज्य को लेना है। आप जिला को लेकर बात कर रहे थे कि जिला नहीं बनाना अभी वर्तमान में कितना कर्जा है ठाकुर साहब? अभी कुल कर्जा हमारे सरकार ने लिया है 30-35,000 करोड़ रुपए, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए सरकार का लोन है और 20,000 करोड़ रुपए धान खरीदने के समय लिया जाता है, जिसको भी केंद्र सरकार को देना चावल लेने के बाद में। चोपड़ा साहब आऊंगा आपके पास, बात आ जाने दीजिए ठाकुर साहब की। तो चूंकि मैं समझ सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम किसानों को धान की 2500 रुपये कीमत दी है, कहीं भारतीय जनता पार्टी किसानों के पेट में दर्द शुरू हो गया। यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो उसमें नियम शर्तें लगा दी, और जब हम जिला बनाए तो भी ये विरोध कर रहे हैं। आपके चैनल को मुझे उम्मीद है कि 6 नए जिले जो बने हैं उसकी जनता देख रही होगी, और ये भारतीय जनता पार्टी और जेसीसी की जो नीयत खराब है, जो एक प्रकार से कहीं न कहीं जिला बनाने का विरोध कर रही है और वहाँ की जनता का विरोध कर रही है। विरोध नहीं कर रहे, स्वागत कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ये कह रहे हैं कि ठाकुर साहब उनका ये कहना है कि जिन जिलों को आपने बनाया है उनमें सुचारू रूप से व्यवस्था कर दे। हमने विरोध नहीं किया, कहीं न कहीं ये तो विरोध ही कर रहे हैं ना, क्योंकि जिला किसकी मांग पर बना है? जिला बना है जनता की मांग। उस जिला बनाने के विषय में अगर टिकट टिप्पणी कर रहे हैं, प्रकार से विरोध तो कर रहे हैं ना, जो वहाँ के चलिए चोपड़ा साहब और नायक साहब आपके पास फिर आएंगे, उनकी बात आ जाने दीजिए। सुविधा मिलेगी, इसका विरोध कर रहे हैं ना। अभी जिला का निर्माण हुआ है, नए सेटअप बैठते हैं, लेकिन भाजपा की नीयत तो समझ में आ गई कि जो 6 जिला जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जेसीसी भी उसका विरोध कर रही है, क्योंकि इनके पास छत्तीसगढ़ में मुद्दा नहीं है। मत कह रहा हूं ना, ये तो धान की हम 2500 कीमत दिए तो उसका विरोध नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। भाई किसानों को अगर हम अपनी कीमत से पैसा दे रहे हैं, 2500 डिफरेंस अमाउंट दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होना चाहिए। ये पहली केंद्र में बैठी सरकार है जो राज्यों को अपनी जनता को मदद करने पर विरोध करती है, सहायता करने पर विरोध करती है। दूसरी बात, जेसीसी के प्रवक्ता है, विद्वान प्रवक्ता है, मुझे बताइए कहाँ पे कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता लिखा हुआ है? अरे राजनीति करने बैठे हैं तो राजनीति में थोड़ी सी ज्ञान तो प्राप्त कर लीजिए। आप राजनीति कर रहे हैं, कहाँ बेरोजगारी भत्ता लिखा हुआ है? तो पूरी तरीके से दोनों का जो चेहरा आज पर्दाफाश हो गया है, जेसीसी और भारतीय जनता पार्टी का। मतलब कांग्रेस के घोषणा पत्र में, वादा निभाओ पत्र में कहीं भी नहीं लिखा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहीं नहीं लिखा बेरोजगारी भत्ता। ये झूठ और फर्जी बात करके राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वादा नहीं है। ये फर्जी बात करके युवाओं को भत्ता देने का वादा नहीं किया। इनकी नियत सोच लीजिए, उसका विरोध जेसीसी कर रही है, उसका विरोध भाजपा कर रही है। अरे वहाँ की जनता को इसके जिला का लाभ जरूरत थी, वहाँ के किसानों को जरूरत थी, और उनके फायदे के लिए जिला बनाया गया है। ये भाजपा जेसीसी के लिए नहीं बनाया गया है। और थोड़ी सी राजनीति में जनता की बातों को समझना चाहिए। चले आए जिला के विरोध करने के लिए यहाँ पे बैठ के, और उन बातों। ठाकुर साहब यहाँ एक बात, आपने कर्ज की बात आई ठाकुर साहब, तो आपने कहा 41,000 करोड़, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। 15 साल रमन सरकार, 2.5 साल जोगी सरकार, यानी 17.5 साल में 41,000 करोड़, और 4 साल में 35,000 करोड़ आपने ले लिया। तो रेशियो अगर आप देखेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा ठाकुर साहब? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है जी। ये 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ हमको इसलिए लेना पड़ा है कि केंद्र में बैठी सरकार हमारी 46,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। 46,000 करोड़ रुपए दे दे तो भी हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा आएगा। 35,000 करोड़ में सब 40,000 करोड़ निकाल भी देते हैं तो भी 11,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त हमारे पास आएगा, जो नरेंद्र मोदी जी देने की क्षमता नहीं रखते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हम राज्य चला रहे हैं, राज्य की जनता के लिए हमको व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको सामने वाले से जो पैसा लेना है वो हमको नहीं मिल रहा है। मैं इनसे आह्वान करूंगा विमल चोपड़ा जी से, नरेंद्र मोदी जी से पास करिए। आपके 9 सांसद हैं जो अच्छे दिन से गायब है, जाकर 46,000 करोड़ रुपए राज्य की जनता को दिला दे। ये पैसा कोई कांग्रेस का नहीं है, भाजपा का नहीं है, ये राज्य की जनता का पैसा है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देना नहीं चाहती है, और यहाँ बैठ के आप कर्ज रोना रो रहे हैं। दूसरी बात त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में 40,000 करोड़ का कर्जा लिया, लेकिन किसानों को न धान की कीमत 2100 रुपए दिए, ना 300 समर्थन बोनस दिए, ना आदिवासियों को 10 लीटर दूध देने वाले जर्सी गाय दिए। और इन्होंने 2003 में वादा किया था ना कि 12वीं पास जितने भी युवा हैं राज्य के, उनको 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, इनके घोषणा पत्र में है।
उनको भी पूरा करने के नाम काम नहीं किया है। तो पूरी चलिए। तरीके से पैसा गया कहाँ? ठाकुर पूरी साहब, तरह पैसा कहाँ गया? पूछ लेते हैं निश्चित तौर पे। चोपड़ा साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ठाकुर साहब की याददाश्त है कि नहीं, इनके 2 राज्यसभा सांसद बने हैं, उनके नाम भी याद है इनको? नाम भी याद नहीं होंगे। जीतने के बाद इनकी माला पहनने तक वो छत्तीसगढ़ की धरती में नहीं आए। राजीव शुक्ला और क्या रंजन से रंजना, श्रीमती रंजना, ये मुद्दा नहीं है ना चोपड़ा साहब आज? नहीं, वो सांसदों की, हमारे 9 सांसदों की बात कर रहे थे कि 9 सांसद क्या कर रहे हैं आपके लिए जो है ना छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाले, वो आज तक छत्तीसगढ़ की धरती में जीतने के बाद कदम रखने नहीं आए। और दूसरी बात बता दो, आप भाजपा की नियत की बात कर रहे थे, अपनी नियत देख लीजिए कि घोषणा पत्र उठा करके क्या हाल चाल है आपके घोषणा पत्र का, जिसकी घोषणा चलिए ठाकुर साहब बात आ जाने दीजिए, ठाकुर साहब बात आ जाने दीजिए उनकी, ठाकुर साहब बात आ जाने दीजिए जी। लेते हैं आपके दिमाग में घुस जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिलों का विरोध कर रही है, वो कह रहा है जिलों का विरोध कर रही है, लेकिन आपकी नियत उसका प्रासादिक उपयोग करने की नहीं है। आपकी नियत जो है जिला बनाने की आवश्यकता। ठाकुर साहब, हम आपको ठाकुर साहब फिर मौका दे देंगे, उनकी बात आ जाए पूरी। और उसमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाने वाला है। जी ठाकुर साहब, हम आपको फिर मौका दे देंगे, उनकी बात आ जाए, पूरा मौका देंगे, आप अपनी बात रखिए। आप बोल रहे थे धान का मूल्य 2500 रुपये देने पे, अरे केंद्र सरकार ने 400 रुपए से ऊपर जो समर्थन मूल्य बढ़ाया 2500 के बाद, आप 2900 नहीं देके वो 400 रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं। वो किसानों का जो है आप पॉकेटमारी कर रहे हैं। 400 रुपए, आज 3000 रुपए जो है वो धान का समर्थन मूल्य होना चाहिए, लेकिन आप 400 रुपए जो केंद्र से आप बारदाना नहीं दे रहे, बारदाना का पैसा नहीं दिया। आप जो है ये सब बातें मत कीजिए। लेकिन जहां तक जी ठाकुर साहब, 1 मिनट, उनकी बात आ जाए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ जी। जहां तक जिले की बात है, हम जिले का समर्थन करते हैं। और छोटी इकाइयों का मैंने शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। अरे आपने 50 साल में छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनाया, हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और उपहार में दिया। हम ये जानते हुए भी कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अटल जी ने कहा जनता के हित में बनाना है। और आप ब्लैकमेल कर रहे हैं खैरागढ़ में लोगों को वोट नहीं, लेकिन उसके बाद तो आपने बना लिया ना, उसके बाद 15 साल लगातार बनाए आप, उसके बाद 15 साल लगातार बनाए। वो तो 98 के चुनाव के अनुसार आपने कांग्रेस सरकार वहां दी थी, लेकिन छोटा राज्य बनाने में आपको फायदा हुआ ना, 15 साल आपने सरकार चलाई। भाई यानी देखिए, उस समय बहुत सारे लोगों का मत था कि कांग्रेस की सरकार बननी है, इसलिए जो है इस पे विचार न किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमारी सरकार बने, देश का विकास होना चाहिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए, प्रदेश के लोगों की समस्याएं दूर होना चाहिए, इसलिए बनाया गया। कोई राजनीतिक, मैं ये दो ही अंतर बता रहा हूँ आपको कि जिला बनाने में और राज्य बनाने में, राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक व्यवस्था देखे, लेकिन जिला बनाने में कांग्रेस जो है वो राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से बना रही है। चोपड़ा साहब क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, समय भी कम है, भगवानू जी के पास जाना, लेकिन ठाकुर साहब कुछ संक्षेप में, ठाकुर साहब जो कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनील सोनी जी का बयान एक बार दोबारा सुना दीजिए, जो स्पष्ट कह रहे कि 5 जिला बनाने की आवश्यकता नहीं थी। भाजपा के सांसद है ना, और ये बात कर राज्य निर्माण करने की, चोपड़ा जी आपने याद दुरुस्त कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने देश का निर्माण किया है और उसी देश के भीतर छत्तीसगढ़ है। फिरंगियों का साथ खड़े थे ना, फिरंगियों की जयकारा लगाने के बाद कांग्रेस निर्माण किया है। चलिए अगर इस तरह बहस होगी तो जनता ना आपका सुन पाएगी ठाकुर साहब, न चोपड़ा साहब आपकी सुन पाएगी। चलिए ठाकुर साहब, चोपड़ा जी, अगर इस तरह बहस होगी तो नहीं सुन पाएंगे दोनों लोग। ना तो राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान है, ना तो देश के जाति में रहने को योगदान है, वो हमको बताएंगे। ये अंग्रेजों से पेंशन पाने वाले लोग, अंग्रेजों के जयकारा लगाने वाले लोग, अंग्रेजों को जाके माफी मांगने वाले हैं, ये हमको बताएंगे। देश बनाया कांग्रेस ने,
चलिए चोपड़ा साहब, ठाकुर साहब बहुत सारा हो गया, हम एक बार फिर नायक जी के पास चलते हैं। माफ करिएगा, नायक जी से एक बार और बात करते हैं। नायक जी से, नायक जी सुनिए, ठाकुर साहब, चोपड़ा जी सुनिए, नायक जी की बात सुन लीजिए। नायक जी देखिए देखिए, इस तरह बहस नहीं होगी, इस तरह बहस नहीं होगी ठाकुर साहब, क्योंकि बाकी बातें रह जाएंगी। चोपड़ा साहब, ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब आप अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने ध्यान से सुना। ठाकुर साहब, धनंजय जी, चोपड़ा जी, देखिए विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है। हमने देश बनाया है, सुनिए, अरे ठीक है देश बनाया है धनंजय जी, विषयांतर हो रहा है। मुद्दे पे आइए आप लोग, अरे मुद्दे पे आइए भाई। चलिए नायक साहब खैर बोल रहे हैं, आपस में उनकी बात करने दीजिए, आप अपनी बात कहिए। चलिए धनंजय जी, अरे इस तरह नहीं भाई, चलिए ये चुनाव परिणाम बताएंगे, चुनाव होगा, कौन विरोध किया कौन नहीं। नायक जी की बात आने दीजिए, नायक जी की बात आने दीजिए भाई। चलिए आप तो लोग बात कर लीजिए, बाकी बातें छोड़ देते हैं। अरे भाई आप ये लोग कहाँ की बात करने लगे? धनंजय जी बात कहाँ निर्माण, छोटे राज्य की बात हो रही है, राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, कहाँ राज्य की, अभी तो छोटे जिले की बात हो रही है। राष्ट्र का निर्माण किसने किया है? संजय ने किया है। अरे चलिए ठीक है, सबको मालूम है, सबको ज्ञान है इस बात का। अरे धनंजय जी चलिए रे साहब के पास चलते हैं। नायक साहब आप भी तो कुछ कहिए, नायक साहब आप भी तो कुछ कहिए। डिबेट का ध्यान भटका रहे हैं, ये आम जनता, ये हमें भी मालूम है, दोनों लोग डिबेट का ध्यान भटका रहे हैं, दोनों लोग डिबेट का ध्यान भटका रहे हैं आप लोग। देखिए डिबेट मेरा देखिए रे साहब भी बैठे हैं, कुछ तो लिहाज करिए उनका। एक रे साहब भी सुन रहे हैं आप दोनों लोगों को, विपक्ष और पक्ष दोनों को सुन रहे हैं। बहुत ही अनुभवी अधिकारी बैठे हैं, हाँ उनका तो लिहाज कर लीजिए धनंजय जी, चोपड़ा जी, उनका तो लिहाज कर लीजिए। आपत्तिजनक बात देश को कांग्रेस, चलिए चलिए बहुत क्षमताएं हैं आप दोनों लोगों में। अरे उनसे रे साहब से बात करने दीजिए। अरे धनंजय जी, अरे ऐसा नहीं होता भाई, धनंजय जी, चोपड़ा जी, ये इस तरह बहस नहीं होनी चाहिए। धनंजय जी इस तरह बहस नहीं होनी चाहिए। देखिए बाकी और लोग गेस्ट बैठे हैं, आप लोग इसका तो लिहाज करिए कि रे साहब बैठे हैं, बताइए उनसे बात करनी है कि जिले के और तकनीकी कारणों पे बात करनी है। आप लोग कहाँ फिरंगी और कहाँ चले जा रहे हैं? चलिए उनसे चले आरोप आप लोग ऐसा दिन भर लगाते रहिएगा, अभी तो हमारी डिबेट मत खराब करिए। अरे धनंजय जी हमारी डिबेट तो मत खराब करिए भाई, हमारी डिबेट तो मत खराब करिए। ठीक है आप लोग आरोप बाद में लगाते रहिएगा। रे साहब ये बताइए, रे साहब अरे सुन लीजिए भाई, धनंजय जी, चोपड़ा जी सुन लीजिए। सनातन देश रहा है, चलिए आप लोग प्रवक्ता हैं इतनी बड़ी पार्टी का, जरा सा भी अनुशासन की बात नहीं कर रहे हैं। लगातार आप क्या सोच रहे हैं कि ये लगातार लड़ करके जनता को खुश कर लेंगे? लड़ने की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं है, ये तो सीधे इस देश की सनातन संस्कृति का अपमान है, इस देश का अपमान है। ये कहने वाले कि ये देश 100 साल पुराना है, देखिए ये देश हजारों साल
पुराना है। ये कहते कांग्रेस ने देश बनाया है। अरे कांग्रेस ने देश को तोड़ा है, तोड़ने का काम किया है कांग्रेस ने देश को। कांग्रेस ने कभी बनाने का काम नहीं किया है। चलिए आप ऐसा करिए कि आज दोनों लोग बहस कर लीजिए, बाकी मुद्दे छोड़ देते हैं, हम कोई बात नहीं करेंगे, आप दोनों लोग बात कर लीजिए। अरे जितना कह रहे हैं चोपड़ा साहब उसके बाद भी नहीं आप सुन रहे हैं, धनंजय जी आप भी नहीं सुन रहे हैं। आप दोनों लोगों को जनता ऐसे व्यवहार में पसंद नहीं करेगी, जनता ये व्यवहार में पसंद नहीं करती है। आप भी जान रहे हैं, रे साहब सुन रहे हैं, उनसे जिले की बात हो रही है, आप लोग राष्ट्र की बात, विदेश की बात कर रहे हैं। रे साहब जब भी कोई जिला बनता है, क्या छत्तीसगढ़ राज के अंदर नहीं आता है जी, और राज फिर वही बात आ गई। रे साहब जब भी कोई जिला बनता है तो 5 जिलों का विरोधी भारतीय जनता पार्टी आज जनता भाजपा विरोध कर रही है। अरे हमने कहा समर्थन कर रहे हैं हम, लेकिन आपकी नीयत पे प्रश्न है। देखिए मुझे मजबूरन हो के आप दोनों लोगों की आवाज बंद करवानी पड़ेगी, मजबूर होकर के हमें आवाज बंद करानी पड़ेगी। आप लड़ते रहिए, मजबूर होकर मुझे आवाज बंद, मैं कभी करता नहीं धनंजय जी, आप ये जानते हैं, लेकिन कुछ तो हमने पहले बात की है ना, हमने उनके साथ इंटरेस्ट किया नहीं, तो आप आवाज अगर बंद करा देंगे तो फिर आप लोग लड़ते रहिए, हम नहीं करना चाह रहे हैं ना, दोबारा नहीं बैठेंगे किसी आपके साथ में, अगर आपको ऐसा लगता है। नहीं तो आप इस बहस पे आइए ना। उनकी बात को अब हम अपनी बात कर रहे हैं, हमको तकलीफ किस बात की हो रही थी? नहीं तकलीफ बात नहीं, बात इस बात की हो रही है रे साहब, बात जिलों की हो रही है, बात जिलों की हो रही है, ऐसी बात नहीं है भाई। आप डिबेट में बुलाए तो हम आए हैं, और उन्होंने जब विमल चोपड़ा जी बात रखे हमने कहीं इंतजार नहीं किया। नहीं हम मानते हैं आपको, हमने आपसे आपको हमने अनुरोध किया है, उसके बाद आए हैं, लेकिन डिबेट का एक अनुशासन होता है, डिबेट का एक अनुशासन होता है, डिबेट पे आप आए हैं तो अनुशासन, हमने अपने घर पे आपको बुलाया है तो थोड़ा अनुशासन भी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? विमल चोपड़ा जी को शांत बैठना चाहिए, उनसे बात रखे हम सुने उसी बात ना, हमने इंतजार नहीं किया भाई। उनको भी बोल रहे हैं और आपको भी बोल रहे हैं, हम चोपड़ा जी को भी बोल रहे हैं और आपको भी बोल रहे हैं। तो हम सुनते रहेंगे क्या आपकी बात को? चलिए चलिए हमारा समय समाप्त हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी आपका, चोपड़ा जी आपका, नायक जी आपका, रे साहब आपका। माफ करिएगा रे साहब, अभी मैं बहुत तकनीकी जनता को बताना चाह रहा था कि तकनीकी कारण कितने दिन में कोई जिला अगर घोषित होता है तो कितने दिनों में व्यवस्थित हो पाता है। आपके समय भी जिला बना होगा, आपने उसका अनुभव किया होगा, लेकिन हम जनता को नहीं बता पाए, माफ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपको भी, रे साहब आपको भी। तो कहते हैं कि अगर जिला और राज्य छोटा हो तो उसका विकास तेजी से होता है। इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ गठन के 22 साल के दौरान राज्य में जिलों की संख्या अब तकरीबन 3 दर्जन होने वाली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आज की तारीख में सूबे में 29 जिले हैं, जो 3 सितंबर को 31 और जल्द ही 33 भी हो जाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि नए जिलों के बनने से वहां विकास में भी गति आएगी या सरकार सिर्फ वोट हासिल करने के लिए जिलों की संख्या को बढ़ाए जा रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।